गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। 11.1 हमारे अभिभावक हमें अक्सर ये चेतावनी देते हैं कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत परिपथ को ना छुएं। या आपने कभी सोचा है कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत परिपथ को छूने के लिए क्यों मना किया जाता है? तो बच्चों, हमें अक्सर हमारे पेरेंट्स ये चेतावनी देते हैं कि गीले हाथों से विद्युत को, यानी कि लाइट्स वगैरह, जो स्विच वगैरह होते हैं, उन्हें नहीं छूना है ना, ऐसा कहा जाता है। तो क्यों मना किया जाता है बच्चों? हमें विद्युत परिपथ को छूने के लिए गीले हाथों से क्यों मना किया जाता है? तो आइए देखते हैं। हम ये जानते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ जैसे तांबा, एल्यूमीनियम, चांदी आदि में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बच्चों, ये कुछ धातु हैं, है ना, तांबा, एल्यूमीनियम, चांदी, ये धातु हैं। तो इनमें से क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जबकि कुछ ठोस पदार्थ जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत के सुचालक या फिर अच्छे चालक होते हैं, तथा वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, विद्युत के हीन चालक होते हैं, है ना। आप लोग ये भी कह सकते हैं बच्चों कि कुचालक होते हैं, जो अपने में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, हम उन्हें हीन चालक या फिर कुचालक कहते हैं, है ना। और जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें हम सुचालक कहते हैं या फिर अच्छे चालक कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग ये जान गए होंगे कि जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, तो ये ऐसे धातु हैं जो अपने में से विद्युत को होकर जाने देते हैं, है ना। यानी कि इसमें इन जो तांबा है, एल्यूमिनियम है और चांदी है, ये ऐसे धातु हैं बच्चों कि जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है, इसलिए हम इन्हें विद्युत के सुचालक कहते हैं। और जैसे लकड़ी हो गया और आपका रबर, प्लास्टिक हो गया, तो इनमें से आप विद्युत प्रवाह यदि करते हैं तो विद्युत प्रवाहित नहीं होता, ये अपने में से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, इसलिए ये अच्छे चालक नहीं होते विद्युत के, यानी कि ये हीन चालक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि ठोस पदार्थों में विद्युत चालन की जांच टेस्टर द्वारा की जाती है। क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? तो बच्चों, हम अक्सर क्या करते हैं कि जो ठोस पदार्थों में हम विद्युत इसमें प्रवाह हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी जांच हम टेस्टर के द्वारा करते हैं। टेस्टर के द्वारा यह पता लग जाता है बच्चों कि यहाँ पर विद्युत उपस्थित है या फिर अनुपस्थित है ना। टेस्टर के द्वारा हम जांच कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि क्या द्रव भी विद्युत के चालन करते हैं? द्रव में विद्युत की चालन होती है बच्चों, द्रव में विद्युत की प्रवाह होती है या नहीं होती है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसे जानने के लिए एक क्रियाकलाप करें। तो क्रियाकलाप 1 में हम देखेंगे, आवश्यक सामग्री में हम लेंगे बच्चों प्लास्टिक या रबर का छोटा ढक्कन या बीकर, सिरका या नींबू का रस, 2 टेस्टर लेंगे, बैटरी लेंगे, बल्ब, 2 विद्युत तार लेंगे। तो बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि प्लास्टिक या रबर का छोटा ढक्कन या बीकर लेकर उसमें थोड़ा नींबू का रस या सिरका डालिए। अब चित्र 11.1 के अनुसार एक टेस्टर को तार की सहायता से बैटरी से तथा दूसरे टेस्टर को तार की सहायता से बल्ब से जोड़ें। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक पात्र लिए हुए हैं, आप लोग डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे बच्चों। नींबू के रस अथवा सिरके में विद्युत चालन का परीक्षण हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पात्र में क्या ले लिए हैं? नींबू का रस ले लिए हैं, या फिर आप उसके जगह पे एक सिरका ले सकते हैं, है ना। तो नींबू का रस या फिर सिरका। अब हम क्या किए हैं कि यहाँ पर देखिए, टेस्टर को एक तार से हम क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं बल्ब की सहायता से। एक बैटरी को हम बल्ब की सहायता से जोड़े हैं, टेस्टर को तार की सहायता से बैटरी से, तथा दूसरे टेस्टर को हम क्या किए हैं? तार की सहायता से बल्ब से जोड़ दिए हैं, है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है। बैटरी के दूसरे सिरे को तार की सहायता से बल्ब से जोड़ें। अब दोनों टेस्टर के सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान रहे कि दोनों टेस्टर के सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो।
ना ही वे एक दूसरे को स्पर्श करें। तो दोनों को हम देखिए यहाँ पर दोनों को क्या किए हैं, दोनों टेस्टरों को हम नींबू के रस में डाल दिए हैं। ठीक है, ये नींबू के रस को स्पर्श कर रहे हैं बच्चों, और ये एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और दूसरे को स्पर्श ये नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या बल्ब जला? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू का रस या सिरका विद्युत का सुचालक है। सुचालक है या फिर हीनचालक, है ना, सुचालक है या हीनचालक। तो क्रियाकलाप करने से पहले यह जांच कर लें कि टेस्टर तथा बैटरी भली भांति कार्य कर रहे हैं या नहीं। हमें बच्चों ये जांच करने से पहले, यानी कि परीक्षण करने से पहले हमें ये चेक करना है कि ये टेस्टर अच्छा है या नहीं है, यानी कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अच्छे से, है ना। यदि ये टेस्टर सही है तो हमें आंसर भी सही सही, जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो सही सही मिलेगा। तो जब हम चेक करते हैं, परीक्षण करते हैं बच्चों, तो देखते हैं यह क्रियाकलाप अन्य द्रवों जैसे शुद्ध जल, दूध आदि के साथ भी दोहराएं तथा परीक्षण करें कि वे विद्युत के सुचालक हैं या हीनचालक हैं। तो बच्चों हम जब नींबू का रस देखते हैं तो ये क्या होते हैं बच्चों, विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। इनमें जो ये बल्ब है बच्चों, ये जल जाता है तो हमें पता चलता है कि विद्युत के सुचालक होते हैं। इससे पता चलता है बच्चों कि विद्युत का प्रवाह नींबू के रस में या फिर सिरका में होता है। विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए ये जो बल्ब है वो जल उठता है। आपने देखा कि जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच नींबू का रस या सिरका अथवा कोई अन्य द्रव विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, तब विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। किंतु जब कोई ऐसा द्रव जो शुद्ध जल आदि जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, तब विद्युत परिपथ पूरा नहीं होने के कारण बल्ब नहीं जलता है। तो बच्चों शुद्ध जल किसे कहा जा रहा है यहाँ पर? अशुद्ध जल को शुद्ध जल कहा जाता है ना, जिनमें किसी भी प्रकार के लवण खनिज पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम शुद्ध जल कहते हैं। तो यदि हम शुद्ध जल लेते नींबू या सिरका के जगह पे, तो विद्युत परिपथ कंप्लीट नहीं होता, और जिसके कारण से हमारा जो बल्ब है वो नहीं जल पाता। तो इससे यह पता चलता है बच्चों कि नींबू का रस या सिरका में विद्युत प्रवाह होता है, वे अपने में से विद्युत को प्रवाह होने देते हैं। और जो शुद्ध जल होता है बच्चों, इनमें क्या होता है, जब आप इसका टेस्ट करके देखेंगे, परीक्षण करके देखेंगे, तो शुद्ध जल में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए बल्ब नहीं जलता है। कभी कभी द्रव के सुचालक होने पर भी ऐसा हो सकता है कि बल्ब ना जले, तो इसका क्या कारण हो सकता है? आप जानते हैं कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। यदि बल्ब में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कम हो तो तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता, इसलिए वह दीप्त नहीं हो पाता। आइए, है ना, दीप्त मतलब आप लोग समझ रहे हैं बच्चों, दीप्त मतलब वह जलता है। यदि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत धारा कम हो जाता है, तो क्या होता है, जो तंतु होता है वो पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता है, और गर्म नहीं होगा तो वह दीप्त भी नहीं हो पाएगा। और यदि गर्म हुआ, उच्च ताप पर गर्म हो जाता है, तब वो दीप्त होता है, तब वो जलता है बल्ब, है ना। तो दीप्त होने के लिए विद्युत का प्रवाह होना आवश्यक है बच्चों, इसलिए विद्युत प्रवाह होता है तो दीप्त हो जाता है। यदि विद्युत का प्रवाह नहीं होता है तो वो गर्म नहीं हो जाता, जो तंतु है वो गर्म नहीं होता है, और बल्ब नहीं जल पाता है, इसलिए वह दीप्त नहीं हो पाता। आइए एक ऐसा टेस्टर बनाए जो दुर्बल विद्युत धारा को के प्रवाह को भी सूचित करे। तो हमें एक ऐसा टेस्टर बनाना है बच्चों, है ना, कि जो दुर्बल विद्युत धारा, उसमें बहुत कम मात्रा में भी यदि विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो उसे भी वह बता दे, वो सूचना दे दे कि हाँ इसमें भी विद्युत का प्रवाह है। क्रियाकलाप 2 करके देखेंगे बच्चों, जिसमें हम आवश्यक सामग्री में माचिस की खाली डिबिया लेंगे, छोटी चुंबकीय सुई लेंगे, चालक तार लेंगे और बैटरी लेंगे। माचिस की खाली डिबिया से ट्रे निकाल लें, है ना। जो माचिस रहती है बच्चों, तो माचिस के खोखे के अंदर वाली जो डिबिया होती है वो ट्रे आकार की होती है ना। तो जो ट्रे होता है उसे हमें निकालना है, तथा उसमें एक छोटी चुंबकीय सुई रखें, उसमें एक छोटी चुंबकीय सुई रखना है। अब चित्र 11.2 के अनुसार यहाँ पर चित्र दिया हुआ है 11.2, आप लोग देख रहे हैं, परिपथ में धारा प्रवाहित होने का परीक्षण। ये हम लिए हैं माचिस रखे हैं बच्चों, जो ट्रे वाला भाग होता है उसको लिए हैं, अंदर वाला भाग,
है ना। और उसमें हम चुंबकीय सुई रखे हैं। ये चुंबकीय सुई होता है जो छोटे से घड़ी के आकार की दिखाई देती हैं, ये चुंबकीय सुई, इसे लेना है, इसमें रखना है। और देखिए अब चित्र 11.2 के अनुसार एक चालक तार के कुछ फेरे माचिस की ट्रे पर लपेटे हैं, है ना। कुछ फेरे यहाँ पर तार के क्या किए हैं, कुछ तार के लपेटे यहाँ पर ऊपर फेरे ले लिए हैं। फेरे कहने का मतलब कि ऊपर से लपेटा हुआ है, ठीक है। और तार के एक सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दें। तार को क्या किए हैं, एक बैटरी से, यहाँ पर आप लोग बैटरी देख रहे हैं, एक टर्मिनल से तार को इससे जोड़ दिया गया है तथा तार के दूसरे सिरे को एक स्वतंत्र छोड़ देते हैं। और तार का एक दूसरा सिरा क्या किया गया है, इसमें एक तार के एक सिरे को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये तार स्वतंत्र छोड़ा गया है और एक तार को क्या किया गया है, बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तार का एक दूसरा सिरा टुकड़ा लेकर तार के एक दूसरे सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दें तथा तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ दें। तार का एक सिरा दूसरा टुकड़ा लेकर उसे बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए, है ना। एक दूसरा सिरा लेते हैं और इसे भी हम बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिए हैं, ठीक है, ये वाला। और फिर तार के दोनों सिरों को कुछ क्षण के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। क्या चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है? तो बच्चों हमें क्या करना है, जो ये चुंबकीय सुई से एक बैटरी से जुड़ा हुआ है और एक तार को हम जो स्वतंत्र छोड़े हैं और एक तार को हम क्या किए हैं, बैटरी से जोड़ दिए हैं और इसे भी स्वतंत्र छोड़े हैं। तो ये जो दोनों तार हैं इसको हमें क्या करना है बच्चों, एक दूसरे के समीप लाना है, स्पर्श कराना है ना। जब हम स्पर्श करके देखते हैं तो क्या इन जो ये सुई रखा हुआ है इसमें विक्षेप होता है चुंबकीय सुई में या नहीं होता है। तो एक दूसरे से जब हम स्पर्श कराते हैं तो क्या होता है, तो देखिए परिपथ में धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। क्या होता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होता है, विद्युत की जो धारा होती है वो प्रवाहित हो रही है। जब प्रवाहित हो रही है तो इनमें तो विक्षेप होगी, है ना। चुंबक में विक्षेप होता है, यानी कि ये सुई क्या होगा, विक्षेप होता है, हिलता है, ठीक है। तो चुंबकीय में विक्षेप होता है। इससे ये पता चलता है बच्चों कि अब दोनों सिरों को नींबू के रस में डुबो दें। यदि हम नींबू के रस में डुबाते हैं तो क्या होता है, आप क्या देखते हैं, क्या चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है? ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा क्योंकि जो नींबू का रस होता है इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नींबू का रस सुचालक होने के कारण विद्युत का चालन करता है। अब नींबू के रस के स्थान पर अन्य द्रव जैसे आसुत जल, तो आसुत जल बच्चों आप जानते हैं शुद्ध जल को कहा जाता है आसुत जल, जिसमें किसी भी प्रकार के लवण, खनिज लवण नहीं पाए जाते हैं, है ना। तो आसुत जल, वनस्पति तेल आदि लेकर क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है अथवा नहीं? लिए गए प्रेक्षणों को सारणी 11.1 में नोट कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 11.1 सारणी। बच्चों सबसे पहली बात कि ये सारणी 11.1 सुचालक, हीनचालक द्रव्य, ये हम पढ़ चुके और इसे आप लोग सारणी को बताइएगा कि इनमें विद्युत का सुचालक होता है या नहीं होता है। तो जैसे हमने यह देखा बच्चों कि नींबू का रस में विद्युत का चालन होता है, यानी कि जो चुंबकीय सुई है इनमें विक्षेप होता है ना। तो विक्षेप क्यों होता है बच्चों, ये आप जानते हैं कि विक्षेप इसलिए होता है क्योंकि जो नींबू का रस है ये विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए इनमें विक्षेप होता है और ये विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आसुत जल, ये आप जानते हैं कि आसुत जल में नहीं हो सकता। इसी प्रकार से नल का जल, है ना, तो आप जानते हैं कि जो पानी होता है इनमें तो विद्युत का चालन होता ही है क्योंकि खनिज लवण वगैरह पाया जाता है। इसी प्रकार से आपको बताना है नमक का घोल पानी में ले लेना है, शहद ले लेना है, वनस्पति तेल लेना है, और भी आप पदार्थ ले सकते हैं यहाँ पर 7-8 नंबर में। और आपको ये बताना है कि विद्युत चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है या नहीं होता है, और ये सुचालक होते हैं या फिर हीनचालक होते हैं। तो ये सारणी आप लोग बनाकर दिखाएंगे बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थों में विद्युत का चालन होता है ना। विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थों में विद्युत का चालन होता है, इसलिए पदार्थों को चालकों और विद्युत रोधी यानी कि अचालक में वर्गीकृत न करके चालकों को
यानी कि चालकों और हीन चालकों में वर्गीकृत करने का अधिक मान्यता दी जाती है। उपयुक्त क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि आसुत जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है, जबकि नल जल, नमक के घोल, हैंडपंप के जल, कुएं, तालाब आदि के जल में कुछ लवण घुले होते हैं। ये जल शुद्ध नहीं होते हैं। खनिज लवण की थोड़ी मात्रा इनमें घुली होती है, इसलिए ये जल के विद्युत सुचालक होते हैं। आसुत जल में लवण नहीं होते हैं, इसलिए आसुत जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हैंडपंप का जो जल होता है, कुएं का जल है ना, और जिस पानी में यदि आप लोग नमक डाल दिए हैं, उसका घोल बनाए हुए हैं, तो इन सभी में खनिज लवण पाए जाते हैं। कुछ न कुछ मात्रा में खनिज लवण पाए ही जाते हैं, है ना, भले थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं पर पाए जाते हैं। इसलिए इनमें क्या होता है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें विद्युत प्रवाह ये होने देते हैं अपने में से, है ना, विद्युत का चालन ये करते हैं, इसलिए ये विद्युत के सुचालक कहलाते हैं बच्चों। यहीं पर हम देखते हैं आसुत जल, तो इनमें किसी भी प्रकार के लवण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये आसुत जल से जो विद्युत धारा है ये प्रवाहित नहीं होती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, यह विद्युत का हीन चालक होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको गीले हाथों से विद्युत परिपथों को छूने से क्यों मना किया जाता है। तो बच्चों, इसीलिए हमें जो गीले हाथ होते हैं उससे विद्युत परिपथों को छूने से मना किया जाता है, क्योंकि द्रव में भी जो विद्युत प्रवाह होता है ना, इसलिए गीले हाथों से कभी भी विद्युत परिपथ को नहीं छूना चाहिए। अब हम देखते हैं बच्चों क्रियाकलाप 3 में हम आवश्यक सामग्री लेंगे। आवश्यक सामग्री में हम प्लास्टिक या रबड़ के 3 बड़े ढक्कन या फिर बीकर लेंगे, है ना। तो प्लास्टिक या फिर रबड़ के 3 बड़े ढक्कन या बीकर ले लिए। अब लेंगे हम आसुत जल, सिरका या नींबू का रस लेंगे, कास्टिक सोडा लेंगे, चीनी लेंगे, 2 टेस्टर लेंगे, विद्युत परिपथ का निर्माण करने के लिए तार लेंगे। ठीक है। प्लास्टिक या रबड़ के 3 बीकर या बोतलों के बड़े ढक्कन लीजिए। तीनों बर्तनों में आसुत जल भरिए, है ना। हमें क्या करना है, 3 जो बीकर या फिर बोतल लिए हैं उसमें हमें बोतलों के बड़े ढक्कन लिए हैं, उनमें हमें तीनों बर्तनों में हमें आसुत जल भरना है ना। और एक बर्तन के आसुत जल में हमें क्या डालना है, नींबू का रस या फिर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। ठीक है। दूसरे बर्तन के आसुत जल में कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदें मिलाना है। ठीक है बच्चों। तीसरे बर्तन में आसुत जल में थोड़ी चीनी डालकर घोलिए। अब इन तीनों के लिए अलग अलग विद्युत परिपथ का निर्माण कर परीक्षण कीजिए, क्या विलयनों में विद्युत चालन होता है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव, अम्ल, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर विलयन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम जो जल लिए हैं, आसुत जल लिए हैं, उनमें हम एक में नींबू का रस मिलाते हैं, और जब हम विलयन में किसी भी और विलयन या फिर किसी पदार्थ को मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो विलयन बन जाता है। उसी प्रकार से हम या फिर हम ये भी ले सकते हैं कि एक आसुत जल में कास्टिक सोडा मिला दी या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये भी एक विलयन हमारा बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। एक हम आसुत जल में चीनी मिला देते हैं, तो जो चीनी का घोल बना हुआ है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब हम मिलाते हैं अपने विलायक में बच्चों, तो उससे क्या बनता है, विलयन बनता है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ को विलायक में मिलाने से हमारा विलयन बनता है। तो इसी प्रकार हम 3 विलयनों को हम देखते हैं बच्चों परीक्षण करके, है ना। तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। तो इनमें विद्युत का चालन होता है बच्चों। जो द्रव अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं, लवण होते हैं, तो इनके विलयन में विद्युत का चालन होता है। अब हम देखते हैं बच्चों 11.2 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। अब हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में जानेंगे बच्चों। जब विद्युत धारा किसी विद्युत सुग्राही यानी कि सुचालक, है ना, सुग्राही को हम क्या कहते हैं, विद्युत सुग्राही को सुग्राही यानी सुचालक। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे।
तो जब विद्युत धारा के किसी विद्युत सुग्राही द्रव या विलयन में प्रवाहित की जाती है, तब विद्युत धारा उस विद्युत सुग्राही द्रव में प्रभाव उत्पन्न करती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, आइए इसे समझें। विद्युत सुग्राही विलयन को एक पात्र में लेकर उसमें इसमें धातु की 2 छड़ों को डुबाया जाता है ना। हमें क्या करना है बच्चों, जो विद्युत सुचालक होते हैं जिनमें विद्युत की प्रवाह होती है, ऐसे विलयन को एक पात्र में लेना है ना। जिनमें विद्युत की प्रवाह होती है ऐसे विलयन को हमें लेना है एक पात्र में, और उनमें क्या करना है, हमें धातु की 2 छड़ों को डुबाना है। इसके पश्चात धातु की एक छड़ को सेल यानी कि बैटरी, है ना, सेल या फिर बैटरी के धनात्मक सिरे धन ध्रुव तथा दूसरी छड़ का समूह ऋणात्मक सिरे यानी कि ऋण ध्रुव से करने पर धारा प्रवाहित होती है। इस स्थिति में विद्युत सुग्राही विलयन अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा या फिर रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो बच्चों, यदि आपसे कहा जाता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं, है ना, कि इस स्थिति में विद्युत सुग्राही विलयन अपने अवयवों में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। किस स्थिति में बच्चों, जब हम देखते हैं कि विद्युत सुग्राही विलयन को एक पात्र में जब हम लेते हैं और धातु की 2 छड़ों को हम उसमें डुबाते हैं, तो जो धातु की छड़ है उसको सेल या फिर बैटरी के धनात्मक सिरे और दूसरी जो छड़ होती है उनको ऋणात्मक सिरे के समूह यानी कि ऋण ध्रुव से करने पर धारा क्या होती है, उसमें प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति में विद्युत सुग्राही विलयन अपने अवयवों में क्या होते हैं, वे अपने जो सुचालक होते हैं, विलयन जो होते हैं, वो सुचालक विलयन अवयवों में विभाजित हो जाते हैं, और इस घटना को ही विद्युत धारा का क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जिसके कारण इलेक्ट्रोडों पर कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे गैस के बुलबुले बनना, धातु का इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाना, विलयन के रंग में परिवर्तन होना। ये सभी लक्षण एक साथ अथवा कोई एक दिखाई दे सकता है ना। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे बच्चों। यहाँ पर देखते हैं जल से विद्युत धारा प्रवाहित करना। तो यहाँ पर जो हम लिए हैं बच्चों, अम्लीय जल लिए हैं, है ना, और इनमें जब हम धातु के 2 छड़ लिए हैं, एक एनोड और एक कैथोड, यानी कि एक हमारा धनात्मक और एक हमारा ऋणात्मक समूह का छड़ लिए हैं, और ये जब हम पानी में यानी कि द्रव में जब हम इसे डुबाते हैं, विलयन में डुबाते हैं, तो क्या होता है, इनमें कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे इस प्रकार के प्रभाव, जब वो दोनों अपने अलग अलग अवयवों में विभाजित हो जाते हैं, तो ये इस प्रकार से बुलबुलों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों, ये इलेक्ट्रोडों पर कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोड हैं, इनके कुछ परिवर्तन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे बुलबुले का बनना, है ना। तो बुलबुले का बनना, धातु का इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाना, और कुछ धातु हैं जो इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं, जम जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। विलयन के रंग में परिवर्तित होना, विलयन का रंग भी परिवर्तित हो सकता है बच्चों, इनमें परिवर्तन देखा जा सकता है, इनके कलर में परिवर्तन हो सकता है। ये सभी लक्षण एक साथ अथवा कोई एक दिखाई दे सकता है। प्रयुक्त उपकरण को वोल्टामीटर कहते हैं। वोल्टामीटर का वह सिरा जो सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, एक एनोड, तथा जो ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है उसे वह क्या कहलाता है बच्चों, कैथोड। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा ये जो सेल है, ये आप लोग बैटरी देख रहे हैं, सेल है, इससे एक कैथोड होता है, ये जुड़ा होता है, और एक एनोड इस सिरे से दूसरे सिरे से जुड़े होते हैं, दोनों जुड़े होते हैं। एक सिरे में कैथोड और एक सिरे से आपका एनोड जुड़ा होता है। तो वोल्टामीटर के बाह्य परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर और तथा विलयन के अंदर धारा कैथोड के से एनोड की ओर बहती है। यह क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो ऋणात्मक सिरा और धनात्मक सिरा यानी कि सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, कौन जुड़ा होता है बच्चों, जो वोल्टामीटर होता है बच्चों, ये वोल्टामीटर क्या होता है, वह सिरा जो सेल के धन ध्रुव से,
है ना, यानी कि एनोड से, ये हमारा धन ध्रुव है, एनोड है, इससे जुड़ा हुआ है। और एक सिरा क्या होता है हमारा, जो ऋणात्मक सिरा होता है, ये कैथोड से जुड़ा होता है ना। तो ये ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है। और वोल्टामीटर के बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होता है, किधर से, एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से इस प्रकार से कैथोड की ओर धारा प्रवाहित होता है। तो आप लोग ये समझ गए बच्चों कि एनोड से किस प्रकार से कैथोड की ओर इस प्रकार से हमारा धारा प्रवाहित हो रहा है। यह क्रिया है ना, किस किस ओर बहती है, धारा एनोड से कैथोड की ओर, तथा विलयन के अंदर धारा कैथोड से, जो विलयन के अंदर है वह धारा कैथोड से एनोड की ओर, है ना, कैथोड से ये एनोड की ओर बहती है। तो देखते हैं बच्चों कि यह क्रिया यही क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। किसी पात्र में अम्लीय जल यानी कि पानी, या फिर पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें हम लेंगे, तो जल लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जल का विद्युत अपघटन होता है और वह अपने अवयवों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाते हैं, यानी कि अपने जो अवयव हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, चित्र 11.3। इसी प्रकार नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका विघटन सोडियम और, तो बच्चों ये आप सभी समझ गए कि किस प्रकार से हमारा जो अवयव विद्युत धारा प्रवाहित जब हम करते हैं, जल का विद्युत अपघटन होता है ना, कि जब हम किसी भी पात्र में अम्लीय जल लेते हैं यानी कि पानी या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें लेते हैं, तो उनमें किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जल का जो विद्युत अपघटन होता है, यानी कि वह अपने अवयवों में अलग अलग भागों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि नमक के घोल, यदि इसी प्रकार नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका जो विघटन होता है सोडियम और क्लोरीन गैस में हो जाता है। इलेक्ट्रोडों के पास गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं, है ना। तो विलयन में हो रहे परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों रासायनिक जो प्रभाव होता है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में हमें क्या देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। जो विलयन हम लिए हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है, इन्हें ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जब हम विद्युत धारा प्रवाह करते हैं बच्चों, तो इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, या तो विलयन का कलर चेंज होगा बच्चों, इलेक्ट्रोडों में कुछ धातु जम जाते हैं, है ना, और बुलबुले दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण जो हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं, इन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। 11.3 फल एवं वनस्पतियों द्वारा विद्युत चालन। तो बच्चों अब हम फल एवं वनस्पति द्वारा विद्युत का चालन देखेंगे कि इनमें विद्युत का चालन होता है या नहीं होता है। ठीक है, फल में देखेंगे एवं वनस्पतियों के द्वारा हम विद्युत का चालन देख रहे हैं। तो क्रियाकलाप 4 के द्वारा हम देखते हैं, आवश्यक सामग्री में हम आलू लेते हैं, विद्युत परिपथ का निर्माण करने के लिए हम तार लेते हैं और बैटरी। आलू को 2 बराबर भागों में काट कर चित्र 14.4 के अनुसार परिपथ पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हम आलू लिए हुए हैं, डायग्राम में देख रहे हैं बच्चों, कटा हुआ आलू लिए हैं और दोनों में हम क्या किए हैं बच्चों, कुछ समय पश्चात अवलोकन करें, आप देखेंगे कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन जाता है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं बनता। कि प्रेक्षणों को कई बार दोहराएं, आप देखेंगे कि बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड पर ही नीला हरा धब्बा बनता है, यानी कि बैटरी के धन ध्रुव से जो जुड़ा हुआ है बच्चों, उसे हम देखेंगे। धन ध्रुव से जुड़ा हुआ जो बैटरी के सिरा है, ये तार के जो एक सिरा है, जो स्वतंत्र सिरा, इसको जब हम आलू में करते हैं तो इसमें ही हमें क्या दिखाई देता है, नीला हरा धब्बा बनता है इस इलेक्ट्रोड पर। तो हमें पता चलता है बच्चों कि इससे पता चलता है कि विद्युत धारा आलू में से होकर प्रवाहित होती है, तथा रासायनिक प्रभाव हमें यहाँ पर पता चलता है बच्चों, उत्पन्न होती है यहाँ पर रासायनिक प्रभाव। तो हमें पता चल गया बच्चों कि हम जब बैटरी को लेते हैं और यहाँ पर एक ध्रुव से हम क्या जोड़े हुए हैं, माचिस के जो ट्रे वाली डिब्बियाँ लिए हैं, इसमें हम सुई लिए हुए हैं बच्चों, चुंबकीय सुई। तो इसमें विक्षेप होती है, यानी कि जब हम आलू में देखते हैं, आलू एक फल है आप सभी जानते हैं, इनमें हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रोड को जो धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, इसे हम जब देखते हैं
आलू में लगाते हैं तो इसमें नीला या फिर हरा धब्बा बनता है। इसी से पता चलता है कि रासायनिक प्रभाव इनमें हो रहा है, रासायनिक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसी से पता चलता है कि इनमें से होकर क्या गुजर रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों ये हमारा था आलू की चालकता का परीक्षण करना। तो आलू में विद्युत धारा प्रवाहित होता है बच्चों, में विद्युत का चालन होता है। अब हम पढ़ेंगे 11.4 विद्युत लेपन। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बच्चों जिसको आपको कंप्लीट करने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं। विद्युत सुचालक और हीन चालक से क्या तात्पर्य है? आसुत जल विद्युत का हीन चालक किंतु नल का जल विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? ये 2 क्वेश्चन आप लोग आंसर में लिखकर दिखाएंगे और आपको सारणी दिया गया है, उसको आपको होमवर्क में दिखाना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।